आर को मैं अगर छोटा कर दूं आर एल को, और ये जो आर एफ है इसको मैं अगर स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा कर दूं ऐसे, तो अगर अब हम इसको रन करके देखें तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेडी स्टेट उतना जल्दी अचीव नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो हम नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक क्लैम्पर सर्किट का क्वेश्चन करने जा रहा हूँ ट्रांजिएंट एनालिसिस से। और मैं मतलब रिगोरसली दिखाना चाहता हूँ कि क्लैम्पर सर्किट में ग्राफ एग्जैक्टली क्या आता है, और मैं बाद में एक कोड लिख के भी वेरीफाई कराना चाहता हूँ कि सच में वही ग्राफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपको अगर नहीं पता होगा तो बता देता हूँ। क्लैम्पर सर्किट वो सर्किट होता है जहां पर हम इनपुट वेवफॉर्म को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। आउटपुट वेवफॉर्म मतलब हमारा डिजायर्ड आउटपुट वेवफॉर्म इनपुट वेवफॉर्म का थोड़ा सा शिफ्टेड वर्जन रहता है, ठीक है। तो ये सर्किट जो दिया है क्वेश्चन में, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, फिर यहाँ पर हमारे पास एक डायोड है, फिर हमारे पास एक बायसिंग बैटरी है, और उसके बाद एक लोड रेजिस्टेंस है। और हम आउटपुट वेवफॉर्म इन दोनों पॉइंट्स में से ले रहे हैं, आउटपुट इन दोनों पॉइंट में से हम ले रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि इनपुट वेवफॉर्म ऐसे दिया है +10 वोल्ट से -20 वोल्ट तक जा रहा है। जो आउटपुट वेवफॉर्म आएगा वो थोड़ा सा इसका शिफ्टेड वर्जन आएगा। वो क्या आएगा मैं कैलकुलेट करके अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में आपको। मतलब वो इन दोनों का वो स्टेडी स्टेट में जैसे आएगा ये शेप एग्जैक्टली सेम रहेगा, पर वो थोड़ा सा ऊपर या फिर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो वही मैं करने चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे वैल्यूज दे रखा है। इन्होंने बायसिंग बैटरी का वोल्टेज भी दे रखा है, कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस सब कुछ दे रखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दो जगह में एनालिसिस करेंगे। एक जगह में फॉरवर्ड बायस में एनालिसिस करेंगे और एक रिवर्स बायस में एनालिसिस करेंगे। तो मैं मान लीजिए मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ सर्किट को। ये हमारा बायसिंग बैटरी, ये है लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है। अब हम इन दोनों पॉइंट में से वी आउट ले रहे हैं। अब मान लीजिए जब हम +10 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था और कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस इंस्टेंटली चेंज नहीं कर सकता, तो ये 10 वोल्ट ही रहेगा। और इस पॉइंट 0 वोल्ट था, और यहाँ पर बैटरी का बायसिंग वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट आ जाएगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डायोड रिवर्स बायस हो गया। तो रिवर्स बायस हो गया तो हम इसको इक्विवेलेंटली हटा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि फिर क्या होगा कि ये करंट रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो करेगा। तो ऐसे करंट आके इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा। तो इसमें देखने लायक बात ये है। अच्छा, मैं आपको पहले इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ कि इक्वेशन पहले क्या आता है। कि ये t=0 में था, t=0 में, और t बिलोंग्स टू 0 to 0.5 मिलीसेकंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जैसे टाइम पीरियड 1 मिलीसेकंड है। मैं इन दोनों के बीच में एनालिसिस कर रहा हूँ, 0 to 0.5 मिलीसेकंड। ये तो 10 वोल्ट ही रहेगा, और इसका अगर वोल्टेज VC बन गया, वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो ये हो जाएगा 10 - VC, और ये तो 0 है। तो करंट I यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ से आके I, तो I का हम लिख सकते हैं 10 - VC बाई RL, और जो होगा कि यहाँ पर C dVC बाई dt। और V आउट है 10 - VC, तो हम इसको लिख सकते हैं कि V आउट बाई RL इक्वल टू -C dV0 बाई dt। तो इससे हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, -1 बाई RL इंटू C dt। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो इससे हमारा V आउट आ जाएगा। V आउट इनिशियली कैपेसिटर का चार्ज 0 था, तो कैपेसिटर का पोटेंशियल भी 0 होगा। VC इनिशियली 0, सो हमारा V आउट इनिशियल 10 वोल्ट है, और फाइनली कितना आएगा वो यहाँ पर हम लिमिट पुट करके निकाल सकते हैं। V फाइनल कितना आएगा, तो 0, और यहाँ पर 0.5 मिलीसेकंड पुट करूंगा तो इससे आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये लगभग 10 के करीब ही होगा, 10 से थोड़ा सा ही छोटा होगा, जैसे 9.98 या फिर ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम कॉन्स्टेंट है टाउ इक्वल टू RL इंटू C, ये टाइम कॉन्स्टेंट का वैल्यू बहुत ही लार्ज है। तो टाइम कांस्टेंट का वैल्यू जब बहुत ही लार्ज होता है, तो उस केस में हम मान सकते हैं कि वो ग्राफ लगभग कांस्टेंट रह रहा है। मतलब मान लीजिए कि ये V आउट का प्रोफाइल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये यहाँ पर 10 वोल्ट था, तो मैं मान सकता हूँ कि 10 से थोड़ा सा ही छोटा हो पाएगा, क्योंकि इस केस के लिए जो टाइम कांस्टेंट है टाउ इक्वल टू RL इंटू C, ये बहुत ही लार्ज है, वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू T, मतलब जो यहाँ पर 0.5 मिलीसेकंड है। मतलब यहाँ पर बेसिकली ये आता है e⁻⁻t बाई टाउ। अब जब ये बहुत ही लार्ज होता है तो हम इसको लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ले सकते हैं। मतलब ये लगभग चेंज नहीं हो रहा है, इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो टेंस टू 0 हो जाता है। तो इस केस में हम ऐसे मान सकते हैं कि
ये लगभग चेंज नहीं हो रहा। तो ये ग्राफ ऐसे रहेगा कि 10 वोल्ट तक। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि ये ऑब्जर्वेशन को मैं एक जगह में लिख रहा हूँ कि डायोड रिवर्स बायस जब होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है, टाउ इक्वल टू आर एल इंटू सी इज वेरी वेरी लार्ज देन सी। तो वी आउट इज नियरली कांस्टेंट। वी आउट क्या रहता है, नियरली कांस्टेंट रहता है वो, मतलब इनिशियली जो वैल्यू था वो वैल्यू में लगभग उस टाइम के लिए वही वैल्यू रहता है। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि रिवर्स बायस में ये रहता है। अब हम जब जैसे 1.5 मिली सेकेंड, 0 to 0.5 मिली सेकेंड का एनालिसिस हमने कर लिया। अब हम करेंगे 0.5 मिली सेकेंड से 1 मिली सेकेंड का एनालिसिस। तो उसमें क्या होता है हम देखते हैं। जैसे ये कैपेसिटर है, फिर यहाँ पर ये डायोड है, ये 6 वोल्ट का बैटरी है और यहाँ पर आरएल है। ठीक है। अब इसमें उन्होंने दे रखा कि यहाँ पर वी इन -20 वोल्ट है। तो देखिए ध्यान से कि ये पोटेंशियल जैसे 6 वोल्ट होगा तो यहाँ पर, और कैपेसिटर इनिशियली क्या था कि टाइम t इक्वल टू 0 में कैपेसिटर का चार्ज कितना होगा, लगभग ये चेंज नहीं होगा। तो इनिशियली आंसर था, और वी आउट भी उतना खास चेंज नहीं होता, तो कैपेसिटर का पोटेंशियल भी उतना खास चेंज नहीं होगा। तो ये लगभग 0 वोल्ट का ही हम मान सकते हैं। तो ये यहाँ पर लगभग -20 वोल्ट का ही आ जाएगा। तो इस केस में डायोड क्या होगा, इस केस में डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। तो डायोड जब फॉरवर्ड बायस हो गया तब हम इसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। इसको हम एक, इसका जो काट ऑफ वोल्टेज वी गामा दे रखा है, ऐसे वी गामा, और इसका जो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस आर एफ, इससे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको हमने बेसिकली ऐसे रिप्लेस किया, इसका काट ऑफ वैल्यू से, काट ऑफ वोल्टेज से और फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस से। अब हम अगर इसका एनालिसिस करेंगे कि यहाँ से करंट मान लीजिए फ्लो कर रहा है, तो हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं कि ये मैंने जैसे t इक्वल टू 0.5 सेकेंड प्लस में लिखा है। तो जैसे t बिलोंग्स टू 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड से लेके 0.5 मिली सेकेंड तक। तो इसमें हम ये, सॉरी इसमें भी मैं सेकेंड लिखा था, मिली सेकेंड होगा। तो इसमें हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि -20 प्लस वीसी, इसका पोटेंशियल अगर वीसी हो जाएगा, और ये आर एफ है, और इसको इक्विवेलेंटली हम इसको ऐसे 5.4 वोल्ट का बैटरी मान सकते हैं, क्योंकि वी गामा 0.6 वोल्ट दे रखा था। इन दोनों को कॉम्बाइन करके अप्रोक्सीमेटली 5.4 वोल्ट का अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली मान सकते हैं। तो ये आर एल है, ये पोटेंशियल 0 अगर होगा तो ये पोटेंशियल 5.4 वोल्ट होगा, और ये वी आउट है। तो अगर हम इसका इसमें लाइक आई को लिखे, आई क्या होगा, सी डी वी सी बाई डी टी इक्वल टू, सॉरी इसमें माइनस साइन आएगा, -C dV0/dt। सो ये आ गया -C dV0/dt। तो ये करंट को हम इसके बराबर कर सकते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I1 अगर हम लिखना चाहे तो I1 बेसिकली I1 प्लस I2, तो I1 आ जाएगा इस केस में V0 -5.4 डिवाइडेड बाई RF प्लस V0 -0/RL। तो इस केस में -C dV0/dt आ रहा है V0 इंटू 1/RF प्लस 1/RL माइनस 5.4/RF। ये हमारा dV0/dt का एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। तो इसको हम बेसिकली सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, -1/C 1/RF प्लस 1/RL इंटू V0 प्लस 1/RF इंटू C टू 5.4। तो ये तो स्टेडी स्टेट में हम देख सकते हैं कि जब स्टेडी स्टेट अचीव करेगा तब dV0/dt का वैल्यू 0 होगा। तो उस केस में हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस दैट इज V0 इंटू 1/C 1/RF प्लस 1/RL इक्वल टू 5.4/RF इंटू C। तो इस केस में हम अगर भी RF से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस RF/RL। तो RF जनरली बहुत छोटा होता है, RF इन द ऑर्डर ऑफ मान लीजिए 10 ओम के ऑर्डर में है, और RL 150 किलो ओम के ऑर्डर में है। तो RF/RL का रेशियो जो है वो 10:0 हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 5.4 वोल्ट स्टेडी स्टेट में आएगा। V0 एट स्टेडी स्टेट आ जाएगा 5.4 वोल्ट। तो जब ये स्टेडी स्टेट अचीव करेगा, और एक और चीज जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट टाउ वो क्या है, इंटू C इंटू 1/RF प्लस 1/R का होल इनवर्स, जो कि इस केस में आ जाता है
आर एफ प्लस आर, और हम इसको अगर आर एफ से डिवाइड करें, आर से डिवाइड करें, सॉरी, आर एफ इंटू 1 प्लस आर एफ बाई आर, तो ये रेशियो भी टेंस टू जीरो, तो टाइम कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली आ जाता है आर एफ इंटू सी। और हम देख सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट बहुत ही छोटा है, टाउ इज स्मॉल, तो जब टाइम कांस्टेंट बहुत ही छोटा होता है इस केस में हम वी कैन एज्यूम दैट ये स्टेडी स्टेट बहुत जल्दी अचीव कर लेगा। मतलब ये अगर मान लीजिए -20 से -20 वोल्ट से था और ये 5.4 वोल्ट जाना चाहता है, तो ये ऐसे खट से स्टेडी स्टेट अचीव कर लेगा नियरली इन नो टाइम, इट अचीव स्टेडी स्टेट नियरली इन नो टाइम। तो जब इतना जल्दी ये स्टेडी स्टेट अचीव कर लेगा तो वो कंक्लूजन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब लिख रहा हूँ कि फॉरवर्ड बायस जब होता है, फॉरवर्ड बायस्ड, तो जो टाउ है आर एफ इंटू सी वो वेरी वेरी लेस कंपेयर टू टी होता है, तो वी नॉट अचीव्स स्टेडी स्टेट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ये स्टेडी स्टेट अचीव कर लेता है। और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है ही, वैसे एग्जैक्टली अगर निकलना चाहे तो ऐसे निकालना चाहते हैं, पर हम मान सकते हैं कि स्टेडी स्टेट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली अचीव कर लेता है। तो ये जो -20 वोल्ट है इससे लेके ये डायरेक्ट ऐसे बहुत जल्दी 5.4 वोल्ट तक आ जाएगा। फिर हमने 1 सेकंड का एनालिसिस, 1 मिली सेकंड का एनालिसिस कर लिया, फिर 1 मिली सेकंड के बाद क्या होगा, ये डायोड फिर से रिवर्स बायस हो जाएगा। तो जब ये रिवर्स बायस हो रहा है तब हम इस जगह से पहले कैपेसिटर का चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। जब वी नॉट स्टेडी स्टेट में 5.4 आएगा तो कैपेसिटर का चार्ज आएगा -20 माइनस वी नॉट एट स्टेडी स्टेट, जो कि आएगा -25.4 वोल्ट। और कैपेसिटर का चार्ज इस केस में चेंज नहीं होगा। तो जब चार्ज चेंज नहीं होगा तो मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर फिर से कैपेसिटर है और यहाँ पर आरएल से जा रहा है। तो यहाँ पर इसका चार्ज वोल्टेज जैसे -25.4 वोल्ट था, तो ये आ जाएगा माइनस क्या बोलता, ये माइनस, तो इस साइड आ जाएगा 35.4 वोल्ट, जो कि वी आउट है। और इस ये फिर से रिवर्स बायस है, और मैंने रिवर्स बायस में बोला था वी आउट नियरली कांस्टेंट रहता है। तो ये जहाँ की ये 35.4 वोल्ट का पॉइंट है, तो 35.4 वोल्ट ये नियरली कांस्टेंट रहेगा इस टाइम के लिए, 1 मिली सेकेंड से 1.5 मिली सेकेंड तक, जब तक ये रिवर्स बायस है। और जब ये फिर से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये पॉइंट फॉरवर्ड बायस का पॉइंट है, जब ये फिर से फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेडी स्टेट में था पहले, ये वी आउट जो हमने निकाला था 5.4 वोल्ट और कैपेसिटर का चार्ज, ये स्टेडी स्टेट के लिए ही था। तो फिर से मान लीजिए अगर हम इसको फिर से -20 वोल्ट ऐसे दे रहे और कैपेसिटर का जैसे -25.4 वोल्ट ऐसे था, तो ये तो स्टेडी स्टेट में ऑलरेडी है, तो स्टेडी स्टेट में है इसलिए ये, और मतलब आर एफ से और जो है डायोड से, मतलब ये फिर से और डिस्चार्ज नहीं होगा, मतलब ये ऑलरेडी स्टेडी स्टेट में आ गया है। तो अगर होगा भी तो वो बहुत जल्दी मतलब फिर से स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। तो मान सकते हैं कि ये फिर से 5.4 वोल्ट ही रहेगा जो प्रीवियस केस में था। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ग्राफ पीरियोडिक बनना शुरू हो गया। तो मैं अगर फाइनल ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ इस केस में, तो वी आउट वर्सेस टी का, तो आप देख सकते हैं कि पहले ऐसे 10 वोल्ट था, फिर ऐसे पीक आके -20 से लेके ये जल्दी 5.4 वोल्ट तक आ गया था, और उसके बाद से ये ग्राफ नियरली पीरियोडिक होना शुरू हो गया ऐसे 35.4 वोल्ट से और 5.4 वोल्ट तक। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रेंज है 5.4 वोल्ट से लेके 35.4 वोल्ट तक। तो यही बेसिकली क्लैम्पर सर्किट का कंडीशन था कि आप इनका डिफरेंस लेके दीजिए 30 वोल्ट है, और इस इनपुट सिग्नल में भी डिफरेंस इन दोनों के 10 वोल्ट और -20 वोल्ट के बीच में 30 वोल्ट ही था। तो इसने सिग्नल को ऐसे चेंज नहीं किया, सिंपली शिफ्ट किया, इसलिए क्लैम्पर सर्किट का एग्जाम्पल है। और हम इसको और रिगरसली, जैसे मैं कोड लिख के अगर दिखाऊंगा, तो जब हम आर एल और आर एफ का वैल्यू चेंज करेंगे तो देखेंगे कि एग्जैक्टली ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। और मतलब हमने तो एज्यूम किया था कि रिवर्स बायस में जब आता है वीओ नियरली कांस्टेंट होता है, वो आर एल इंटू सी वेरी वेरी ग्रेटर देन टी। अगर ये नहीं होगा तो हमें एग्जैक्टली एज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो वो मैंने एज अ कोड में लिख के दिखाया। तो आर एफ इंटू सी इस टाइम कांस्टेंट को क्या होगा, तो वो हम आपको दिखा रहे। उसके लिए बेसिकली क्या किया, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया था हमारे रिवर्स बायस के लिए ये आया था, और फॉरवर्ड बायस के लिए ये आया था। बेसिकली ये डिफरेंशियल इक्वेशन को कंप्यूटर में पुट करना पड़ेगा और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए कोड में दिखाते हैं फिर कैसे किया वो। तो हम VS कोड में आ गए हैं। यहाँ पर जुपिटर नोटबुक में मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कैसे ये कोड किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इनपुट पैरामीटर सारे लिया है। क्वेश्चन में Vmax का वैल्यू 10 वोल्ट दिया था, Vmin का वैल्यू -20 वोल्ट,
और ऐसे ही जैसे बैटरी का बायस वोल्टेज कितना था और वी गामा सब कुछ मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया। उसके बाद हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया था रिवर्स बायस में, वो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने बेसिकली यहाँ पर पुट किया। तो डी वी नॉट इक्वल टू मतलब डेल्टा वी नॉट इक्वल टू डी वी बाई डी टी इंटू डी टी। तो डी वी बाई डी टी जो आता है और उसको डी टी से बेसिकली मल्टीप्लाई किया है तो चेंज निकालने के लिए। और सिमिलरली फॉरवर्ड बायस में भी वो इक्वेशन पुट किया था, जो हमारा इक्वेशन आया था मैंने बेसिकली वो इक्वेशन को यहाँ पर पुट किया। और फिर मेन कोड में मैंने क्या किया, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं कि 0 से 5 मिली सेकेंड तक ग्राफ प्लॉट किया है, 0 से 5 मिली सेकेंड तक, इसको चेंज कर सकते हैं। और फिर डी टी ऐसे डिफाइन किया। डी टी डिफाइन करने के बाद बेसिकली मैंने क्या किया, जैसे रिवर्स बायस जब आता था, रिवर्स बायस इस कंडीशन से हम चेक कर सकते हैं। तो जब रिवर्स बायस आ रहा है तब जो V का चेंज होगा, V को मैंने लिखा थी V मैक्स माइनस वी सी, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का जो इनिशियल वोल्टेज है वो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वो वी सी इक्वल टू 0 किया था। और यहाँ पर मैंने बेसिकली वही लिखा और वी सी को मैं बाद में अपडेट कर रहा हूँ V मैक्स माइनस वी ओ से। तो ऐसे वी सी अपडेट हो रहा है, तो जब ये कोड फिर से फॉरवर्ड बायस में जाएगा ये फिर से अपडेट हो जाएगा ऐसे ही। और इसको मैं ये एरे वी आउट का जो एरे है इस एरे में स्टोर कर रहा हूँ। फिर हम ग्राफ को ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया था, हमारे क्वेश्चन में आर का वैल्यू 150 दिया था, तो मैं ऐसे यहाँ पर 150 लिख सकता हूँ, 150 किलो ओम। और आर बहुत ही छोटा है तो 0.01 मान सकते हैं इसको। तो मान के मैं अगर रन करके दिखाऊं तो ग्राफ ऐसा आ रहा है, तो लगभग नियरली ये कांस्टेंट आ रहा है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर मैं इस आर का वैल्यू छोटा कर दूं तो ये ग्राफ ऐसा नहीं आएगा। मतलब ये आर को मैं अगर छोटा कर दूं आर एल को, और ये जो आर एफ है इसको मैं अगर स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा कर दूं ऐसे, तो अगर अब हम इसको रन करके देखें तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेडी स्टेट उतना जल्दी अचीव नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो हम जो नेग्लेक्ट कर रहे थे कि रिवर्स बायस में ये लगभग कांस्टेंट है, जब फॉरवर्ड बायस हो रहा है तब ये स्टेडी स्टेट नियरली अचीव कर पा रहा है। अब ये फॉरवर्ड बायस में स्टेडी स्टेट नियरली अचीव नहीं कर पा रहा, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर मैं जैसे कि यहाँ पर 5 मिली सेकेंड का ग्राफ था, इसको मैं मान लीजिए 10 मिली सेकेंड के लिए दिखाता हूँ, तो आपको भरोसा होगा कि ये बाद में सच में स्टेडी स्टेट अचीव कर लेता है। तो अब हम दिखाते हैं कि ऐसे जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस टाइम में स्टेडी स्टेट अचीव कर चुका है। तो यही था कोड। तो थैंक यू दोस्तों।